जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम लोग लेके फिर सीडीपी की क्लास आप लोगों के सामने उपस्थित है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो भी आप टीचर के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो आपका यूपी सुपर टेट भी आने वाला है, कोर्ट ने आदेश कर दिया है, या यूपी टेट हो, या यूपी का सुपर टेट हो, या फिर राजस्थान का रीट हो, या उत्तराखंड का यू टेट हो, या झारखंड का जे टेट हो, एमपी का एमपी टेट हो। मतलब आप टीचर के वैकेंसी में कहीं पे भी ये बैठेंगे तो जहाँ पे सीडीपी आती है, ठीक है, तो उस लिहाजे से ये जो क्लास है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन के अपडेट मिलते रहें। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बिना टाइम बिताए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन कि दवाइयाँ जब महंगी हो जाती हैं, दवाइयाँ जब महंगी हो जाती हैं तब गरीब ताबीज़ पर यकीन करने लगता है। बहुत अच्छी लाइन है। और आज के समय में ये मेडिकल इतना महंगा होता जा रहा है कि हर एक गरीब इलाज नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर दवाई महंगी हो जाएगी, जब आप दवाई ठीक है जब आप दवाई नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तो फिर आपको ताबीज़ पे, दुआ पे आपको यकीन करना पड़ेगा, और यही हालत होती है गरीब की। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं। और आज का हम लोगों का ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा, क्यों लगा? ठीक है, मानने जानने लगा मतलब इसकी हम लोग इसे पहचानने लगे तो क्यों पहचानने लगे, ठीक है, या इसको हम पढ़ने लगे तो क्यों पढ़ने लगे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आत्मा का विज्ञान के रूप में, या फिर व्यवहार के विज्ञान का रूप में, या फिर मन के विज्ञान के रूप में, या फिर चेतना के विज्ञान के रूप में। ठीक है, तो हमें बताना है कि 20वीं शताब्दी में जब मनोविज्ञान था, ठीक है, तो उसको हम किस रूप में जानते थे। ठीक है, ये इसकी पहचान होती थी। ठीक है, तो इस लिहाजे से हमारा इस द राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, व्यवहार के रूप में। किसमें? व्यवहार के रूप में हम इसे पहचानते थे। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा क्योंकि इसे हम व्यवहार का विज्ञान से पहचान करते थे। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हम लोगों का आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ है। ठीक है, विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन जो है, आगे अर्थ ऑप्शन जो है यहाँ दिए गए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ आते हैं। ठीक है, सॉरी, चलिए ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी कह रहा है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला। डी नंबर कह रहा है कि अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें क्या सही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इस लिहाजा से हमारा इज द राइट ऑप्शन इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो विकास क्या है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, इसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का, और देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान को दर्शन से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। ठीक है, पहले जो मनोविज्ञान था वो दर्शन विज्ञान में ही था। ठीक है, लेकिन उससे अलग जो इसका दर्जा था वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिलाया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विलियम बूट्स, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विलियम जेम्स, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि स्किनर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वाटसन। ठीक है, तो वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग दर्जा दिलाया? ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो वो कौन वैज्ञानिक है, तो इस द राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, विलियम जेम्स है। ठीक है, कौन है? विलियम जेम्स है। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विलियम जेम्स। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। थोड़ी सी आवाज़ हमारी आपको लेंदी लग सकती है क्योंकि आवाज़ फंस रही है, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो क्लास है ये नहीं रुकेगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन कि वे अपनी मजबूरियां दिखाता रहा, वो लोग अपनी मजबूरियां दिखाते रहे और लोग तमाशा समझ के ताली बजाते रहे। ये हकीकत है आज के ज़माने की। ठीक है, इससे आपको रूबरू होना है। ठीक है, और अगर आप किसी के सामने अपनी मजबूरी बता रहे हैं तो अगला आदमी आपको जोकर, तमाशेदार समझेगा। ठीक है, आप पे हंसेगा। तो ये ज़माना हो चुका है आज के डेट में। ठीक है, चलिए आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठीक है, जो नहीं है वही हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है समन्वय का सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वैयक्तिकता का सिद्धांत। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वृद्धि और विकास की
तो अगर वृद्धि और विकास की अगर आप बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल इसमें जो है कि सही हो जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल है, विकास और वृद्धि से संबंधित है, क्योंकि वृद्धि जो होती है ना ये एक समय तक सीधी रेखा में विकास करती है, ठीक है। लेकिन विकास जो है ना जीवन जन्म से लेकर और जब तक आप मरते नहीं है तब तक अपने के अंदर कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। तो ये निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं कि वर्गीकरण का सिद्धांत, ठीक है, ये नहीं है, लेकिन समन्वयन का विकास ये बिल्कुल भी है, क्योंकि एक समय पे कोई ना कोई प्रेजेंट टाइम जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं या ठीक है उस समय भी आपके अंदर कुछ ना कुछ विकास हो रहा है, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं। व्यक्तित्व का सिद्धांत ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस लिहाजे से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि वर्गीकरण का सिद्धांत जो है यह जो है कि वृद्धि और विकास से नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सॉरी माफ करिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है। वो कौन सा शब्द है जिसकी कड़ी आलोचना की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आत्मा की, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मन की, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि मस्तिष्क की, ठीक है। और ऑप्शन नंबर अगर हम डी की बात करें तो डी हम आप लोगों को यही दे देते हैं। डी ऑप्शन क्या है, तो डी ऑप्शन है कि चेतना का, ठीक है। क्या है, चेतना का। तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है, कि जब मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है, तो वो शब्द है चेतना, ठीक है। चेतना शब्द की इन्होंने अपने बुक में आलोचना की है, इस लिहाजे से इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चेतना, ठीक है। ये सब चेतना की इन्होंने क्या किया है, कड़ी आलोचना की है, ठीक है। तो इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान जो है वह किसका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बालक का, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बालक का, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रशासक का, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अध्यापक का, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अभिभावक का, ठीक है। आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि मुख्य स्थान किसका किसका होता है, तो मुख्य स्थान जो है कि बालक का होता है। अगर बालक ही नहीं रहेगा तो आप किसे पढ़ाएंगे, तो मेन केंद्र में किसको रखा जाता है, बालक को रखा है। इस लिहाजे से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, तो मुख्य स्थान जो है वो किसका है, बालक का है, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का जन्म, ठीक है, याद रखिए मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ। जो मनोविज्ञान का जन्म हुआ था, ठीक है, वो दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था। तो उस समय कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्लूटो, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वर्कली, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वाटसन, ठीक है। आपको बताना है कि मनोविज्ञान का जिस समय जन्म हुआ था, ठीक है, उस समय जो दर्शन शास्त्र के ये अंग माने जाते थे, क्योंकि 21वीं सदी में ही दर्शन शास्त्र से इसको अलग करके मनो का विज्ञान, व्यवहारों का विज्ञान के रूप में इसे परिभाषित किया गया, ठीक है। तो जिस समय ये दर्शन शास्त्र के अंग थे, उस समय मनोविज्ञान का जब जन्म हुआ था, दर्शन शास्त्र के अंग थे, तो उस समय कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, किसके समय में ये हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था अरस्तु के समय में। तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का बी हो जाएगा। अरस्तु के समय में ये क्या था, तो अरस्तु के समय में ये दर्शन शास्त्र के अंग के अंतर्गत रखा जाता था, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए अगर हम अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है, ठीक है। सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है। अगर एक बच्चा है, अगर उसकी वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिहाजा से अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि तुलनात्मक विधि, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि विकासीय विधि, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सांख्यिकीय विधि, ठीक है। तो इसमें से कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है, तो ठीक है, तो सबसे अच्छी विधि कौन मानी जाती है, विकासीय विधि, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी क्या होगा, सी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या हैं, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या हैं, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या सभी। अगर हम बात करते हैं मुख्य की, ठीक है, मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो सबसे मुख्य तो विद्यार्थी होता है, ठीक है, सबसे मुख्य विद्यार्थी होता है। लेकिन
अध्यापक भी तो होता है। अगर अध्यापक नहीं रहेगा तो विद्यार्थी अपने से तो ठीक है सीख पाएगा, लेकिन उतना नहीं सीख पाएगा जितना कि एक टीचर सिखा दे, ठीक है। और सीखने की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, मुख्य तत्व हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। इस वजह से क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है और बड़ा ही उम्दा है कि वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। जो एक अध्यापक है उसकी भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, माफ़ करिएगा ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ये अनुसार रहेगा, ठीक है, अनुसार जानने की कोशिश। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि एक व दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। बालक में कौन सी रुचि है, वो क्या करना चाहता है और वो कितना सीख के आया है, ठीक है। तो ये एक टीचर की मुख्य भूमिका होनी चाहिए बालक के प्रति, ठीक है। लेकिन व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम को उसकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, मतलब उसकी आवश्यकता, वो कितना सीख सकता है उसी हिसाब से हमको क्या करना है, उसको शिक्षित करना है, ठीक है, उसको शिक्षा देना है, ठीक है। तो इस लिहाजा से हमारा दोनों ऑप्शन सही है। तो इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी क्या हो जाएगा, सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन हम लोगों का क्या है, सही है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि सर्वप्रथम विज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान है वो किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में जो है कि स्वीकार किया गया था, ठीक है। आपको बताना है आत्मा के, मन के, आत्मा के, चेतना के, व्यवहार के, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस रूप में किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम मनोविज्ञान को कि अध्ययन के रूप में किस रूप में स्वीकार किया गया था, तो इस लिहाजा से इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आत्मा के रूप में हमने इसको पहले स्वीकार किया था। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आत्मा के रूप में हमने इसको स्वीकार किया था, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप सारे देख रहे होंगे। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के दृष्टिकोण का भाग नहीं है, ठीक है, ये हमें बताना है कौन सा भाग नहीं है। चलिए आइए, जो ऑप्शन है वो नीचे दिए गए हैं अगले पेज पे, तो हम लोग अगले पेज पे आते हैं और लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि शिक्षण अनुभव, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अधिगम अनुभव, ठीक है। तो क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन ये था हम लोगों का कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, अनुभव, ठीक है, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव, ठीक है। इसमें कौन सा भाग नहीं है, तो हमारा उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और हम लोग कितना सीखे हैं इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन शिक्षण अधिगम नहीं होना चाहिए, ठीक है, अधिगम अनुभव होना चाहिए, ठीक है। हम कैसे शिक्षा ले रहे हैं या कैसे शिक्षा दे रहे हैं ये हमारे अनुभव पे डिपेंड करता है, ठीक है, शिक्षण अनुभव पे नहीं डिपेंड करता। इस लिहाजा से इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें सी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है, ठीक है, कि अजीब मुकाम पर ठहरा है, ठीक है, अजीब मुकाम पर ठहरा है काफिला जिंदगी का। ध्यान से सुनिएगा कि अजीब मुकाम पर ठहरा है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने चले थे, सुकून ढूंढने चले थे, नींद ही गंवा बैठे, ठीक है। तो जब एक लड़का घर से एक नौकरी की तलाश में चलता है तो उसको ये यकीन होता है कि मैं जब तैयारी करूंगा, मैं कुछ समय बिताऊंगा, ठीक है, मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी और फिर मेरे जीवन के जो पहलू हैं वो थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाहर आने के बाद क्या होता है कि बाहर आने के बाद वो अपना सुख चैन सब गंवा बैठता है पढ़ाई के चक्कर में, ठीक है। और रिजल्ट क्या आता है, वैकेंसी ही नहीं आती है, वैकेंसी ही नहीं आती है, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। और डिप्रेशन लेना आज के समय में नॉर्मल हो गया है। हर 10 में से चौथा इंसान जो है वो डिप्रेशन में इस समय है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति हो गई है। क्योंकि जब हम घर से चलते हैं तो अजीब मुकाम पर ठहरा है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने चले थे, नींद ही गंवा बैठे। चलिए आइए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षक की अनुपस्थिति, बी कह रहा है विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि शिक्षा का गिरता स्तर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि शैक्षणिक पिछड़ापन, ठीक है।
तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सी समस्या आती है? शिक्षक की अनुपस्थिति ये आती है, लेकिन उतना नहीं आती है, क्योंकि शिक्षक पूरे महीने तो अनुपस्थित नहीं रहेगा विद्यालय में। एक दिन दो दिन जो हो सकता है वो विद्यालय से अनुपस्थित हो सकता है टीचर, लेकिन पूरे महीने अनुपस्थित रहे ऐसा नहीं हो सकता। विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, ठीक है, ये तो कंडीशन टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो गार्जियन होते हैं उनके माइंड में भी एक बात चली जाती है कि अगर हम सरकारी विद्यालय में अगर अपने बच्चों को भेजते हैं तो क्या होगा, पढ़ाई वहाँ सही से नहीं होगी। लेकिन समाज का मैं आपको एक आज सच बताने जा रहा हूँ, आप इसको सोच के हंसेंगे कि अगर आपका बच्चा है तो सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपकी लड़की है, आपकी बहन है, तो उसकी शादी आप सरकारी टीचर ढूंढ रहे हैं। तो जब आपके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो सरकारी टीचर की वैकेंसी कहाँ से आएगी, और कहाँ से फिर आप जो है कि सरकारी टीचर ढूंढेंगे। तो ये हर एक पहलू बड़ा ही प्यारा है प्रकृति का, कि हर एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड होती है और दूसरी तीसरे पे डिपेंड होती है, ठीक है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू जो होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षा का गिरता स्तर। बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह का हर स्कूल का यही हाल है, कोई टीचर सही नहीं है भाई। कुछ टीचर ऐसे हैं कि बिल्कुल अपनी जो है कि कार्य बिल्कुल सही से और अनुशासन में रह के कर रहे हैं, लेकिन शैक्षणिक पिछड़ापन जो होता है ये इस क्षेत्र में समस्या आती है, ठीक है। तो इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें क्या हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें हो जाएगा डी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शैक्षिक पिछड़ापन। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही उम्दा है, बड़ा ही प्यारा है, ठीक है। आइए चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, ठीक है, आधार है, ठीक है। आपको बताना है कि आधार क्या है, ठीक है। चलिए आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना, ठीक है। जो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है वो कौन सा है, तो आधार है इनका चिंतन और कल्पना। इस द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इस द राइट ऑप्शन इसमें डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चिंतन और कल्पना पे क्या है, इन्होंने वर्गीकृत किया था व्यक्तित्व को, ठीक है। तो इस द राइट ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। आइए चलिए आगे चलते हैं, और अगले अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्य का पता लगाना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि व्यक्तिगत गुणों के आधार पर विद्यार्थियों का विभाजन। चलिए, और दो ऑप्शन जो है कि अगले पेज पे हैं, तो हम लोग अगले पेज पे आते हैं, फिर हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। चलिए अगले पेज पे आने के बाद हमें ये पता चलता है, ठीक है। आप देखिएगा अगला ऑप्शन कह रहा है कि मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों का क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है, तो है कि अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियाँ, ठीक है, को अपनाने में सहायक होना। इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इस द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन इसमें डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, ठीक है। जो अधिगमकर्ता होता है तो कौन सा ऐसा पहलू है जो कि सबसे ज़्यादा स्वतंत्र छोड़ देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संरचनावाद, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि क्रियाशीलतावाद, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है व्यवहारवाद, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सृजनशीलतावाद, ठीक है। तो हम आंसर की बात करते हैं, कौन सा ऐसा अधिगम है जिसमें जो है कि जो अधिगम करता होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो कौन सा होता है, सृजनशीलतावाद जो होता है, इसमें जो अधिगम करता होता है बिल्कुल ही स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो इस द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अधिगम कर्ता जो है कि स्वतंत्र की अगर बात करें तो सृजनशीलता में क्या होता है, अधिगम कर्ता स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो इस द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोगों का हो जाएगा डी। चलिए आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा करता हूँ, ठीक है, जिससे कि सही रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और यह है हम लोगों का क्वेश्चन की निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ऐसा कौन मानते हैं, फ्रोवेल मानते हैं, फ्रोवेल, पेस्टालॉजी, थॉर्नडाइक, प्लूटो,
ठीक है। तो ऐसा कौन मानते हैं कि जो शिक्षा है, ठीक है, वो व्यक्ति के भीतर शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये किसका मानना है? तो ये मानना है पेस्टालॉजी का, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इज द राइट ऑप्शन इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पेस्टालॉजी। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन को आप देखिएगा बड़े ही प्यारे से। आइए आगे चलते हैं कि जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं, ठीक है, जब शिशु अपनी आँख, कान, हाथ के संबंध में सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं, ठीक है। जब बच्चा इतना सोचता है तो वो किस एज में होता है, किस स्तर पे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। और दो ऑप्शन जो है कि हमारा अगले पेज पे हैं तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। आइए अगला है कि इंद्रिय जनित स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जब शिशु मतलब जब बच्चा अपनी आँख, कान, हाथ के संबंध में सोचते हैं तो निम्नलिखित में से वो किस स्तर पे शामिल होता है? तो वो स्तर होता है इंद्रिय जनित स्तर, ठीक है। तो इज द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इज द राइट ऑप्शन इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इंद्रिय जनित स्तर होता है जब बच्चा अपने आँख, कान, ठीक है, और हाथ के बारे में क्या है, सोचता है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इसका संबंध केवल व्यक्ति के सामाजिक प्रक्रियाओं से है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि यह शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्या, प्रश्न क्या है हम लोगों का कि शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से कौन प्रकट करता है, ठीक है। तो सबसे अधिक सही ढंग से कौन प्रकट करता है? तो यह शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार को प्रकट करता है। इज द राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे भी अगर हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बंडूरा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मैस्लो, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्किनर और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पियाजे। तो यह किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो यह जो वैज्ञानिक का मत है वो है मैस्लो। मैस्लो के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बच्चे अपने, ठीक है, वृद्धि व विकास में कठोर अध्ययन करते हैं। तो इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बी। बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इस लिहाजा से आज का सेशन में आपको यहीं इंड करता हूं क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, जिससे कि आपको देखने में परेशानी होगी। और अभी भी हमें जो कि टेट है इनका अभी हमें क्या हुआ है, तो अभी हम लोग इसका अगर बात करते हैं तो अभी लोगों की डेट नहीं आई है, तो फिर हम लोग धीरे धीरे चलते हैं। और जब डेट आ जाएगी, ठीक है, एक डेट संभवतः हम लोगों को अगर पता चल जाएगी तो हम लोग फिर मैराथन की 2-3 क्लास लेंगे और उसमें आप लोगों का जो कि सिलेबस उसमें हम पूरा करा देंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते एक प्यारा सा कोटेशन है कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं, झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। अगर आपने सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा, क्योंकि जितने झूठ होते हैं ना उनके आगे पीछे क्या होता है? दरिया चलते हैं। और अगर आप उस समय अगर आप सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं, तो क्या होगा? उन सबसे दुश्मनी हो जाएगी और आपको क्या होगा? आप प्यासे मारे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप हमें यही विदा दीजिए और आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।